गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सबके लिए। कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो आ रही है आप सबके पास? आ रही है। मेरे ही फोन ने चेक करके बता दिया। अरे यार, पता नहीं क्यों तबीयत अभी तो ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि भाई कुछ नहीं है ऐसा। मुझे थोड़ा सा 7-8 दिन से थोड़ी परेशानी फील हो रही थी। दर्द होता था थोड़ा सा चेस्ट में, तो मैं इग्नोर करता चला गया। कुछ विद्वानों से सलाह ली तो सबने बोला कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट को एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। शनिवार से पेन ज्यादा था तो फिर संडे को डॉक्टर जिससे जान पहचान थी वो थे नहीं, बाहर थे, ऑफ पे थे, तो आज मॉर्निंग में अपॉइंटमेंट थी। अभी 2-3 ट्रीटमेंट सॉरी जांचें और होनी है, उसके बाद क्लियर होगा। अभी तक ठीक है, तो मुझे लगा कि क्लास कर लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए। प्रीति, धन्यवाद आपके लिए। तो चलिए, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। फुल ऑन जोश के साथ में पढ़िएगा 1857 का महाविद्रोह। क्या था ये 1857 का महाविद्रोह, इसको समझेंगे पूरे तरीके से। ये सीधे एक शब्द में अगर हम बात करें, सिचुएशंस क्या है सुनिएगा। 1757 से 1857 तक, 1757 से और 1857 तक के बीच के 100 वर्षों के असंतोष का परिणाम था। इस युद्ध के बारे में अगर एक लाइन लिखने का जहन में आप सोचेंगे तो 1757 से लेकर और 1857 तक ये जो 100 वर्ष थे, इन 100 वर्षों में अंग्रेजों द्वारा इन 100 वर्षों में अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्पीड़न के माध्यम से सही लिखा है मैंने इसकी परिभाषा। ये एक दिन का काम नहीं था, ये बड़े लंबे समय की कहानी थी। 1757 से लेके और 1857 तक, यानी यहां से लेकर के और यहां तक के इन 100 वर्षों में अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इन उत्पीड़नों के द्वारा पैदा हुए असंतोष का परिणाम क्या निकला था? यहां पर इनका परिणाम निकला था 1857 की क्रांति। यस, पुनर्जागरण वाले को दोबारा पढ़ा देंगे बबली, निश्चिंत रहिएगा आप, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं था दोस्तों कि 1857 से पहले भारत में विद्रोह नहीं हुए थे। अगर मैंने दो शब्दों में आपके साथ बात करनी है तो 1757 की जो क्रांति थी, यानी प्लासी के युद्ध से, और 1857 की जो क्रांति थी, इन 100 वर्षों में विभिन्न प्रकार से अंग्रेजी राज्य स्थापित हो चुका था। और उस राज्य ने क्या किया था, बहुत जबरदस्त तरीके से भारत की जनता का, आम आदमी का, हमारे किसानों का, हमारे मजदूरों का, हमारे नौकरशाही वर्ग का, सभी का क्या किया था, जम करके शोषण किया था। ये उसी कॉपी में लिखना है जिसमें आप कल तक लिखते आ रहे थे। इस शोषण का जो परिणाम निकला वो एक महाविद्रोह के तौर पर निकला, और वो परिणाम एक 1857 की क्रांति के तौर पे आपको दिखाई देता है। उस परिणाम के फलस्वरूप ही हम बात करेंगे आपके साथ में। क्या था वो परिणाम, इसी को समझने का प्रयास करिएगा। अब
बात आती है कि सर क्या डायरेक्टली 1857 में एक विद्रोह पैदा हो गया? नहीं, 1857 से पूर्व भारत में बहुत सारे ऐसे कारण और बहुत सारे ऐसे स्थान रहे जिन पर समय समय पर विद्रोह होते रहे। वहीं से आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहली लाइन आप लिखिए इसमें, 1857 से पूर्व, 1857 से पूर्व भी भारत में कई स्थानों पर विद्रोह के स्वर दिखाई देने लगे थे। जो इस प्रकार हैं, एक एक करके समझेंगे कौन से स्वर थे, कैसे दिखाई दिए, क्या हुआ 1857 के विद्रोह से पहले। बढ़िया रंजीत कुमार जी, अभी तबीयत बढ़िया है तभी आपके सामने खड़े। देखते हैं आगे क्या होता है। 1757 के बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले विद्रोहों की श्रृंखला होती है 1764 से प्रारंभ। 1764 तो आपको एक युद्ध की याद दिला देता है, और यहां पर हुआ था क्या? बक्सर का युद्ध। देखिए मैं आपको उतना ही बैकग्राउंड में लेके चला गया और हम इन सारी चीजों को इसमें ऐड करेंगे। बक्सर का युद्ध कहां हुआ था? 1764 में हुआ था, ठीक है ना। तो इस युद्ध में क्या हुआ था? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो सैन्य टुकड़ी कार्य कर रही थी, इस सैन्य टुकड़ी ने उस टाइम पर विद्रोह किया था। सबसे पहले आपको याद होगा हेक्टर मुनरो कि इस सैन्य टुकड़ी के कुछ सिपाही विद्रोही हुए थे, और ये विद्रोही होने के बाद मीर कासिम से मिल गए थे, मीर कासिम से जा मिले थे। तो ऐसा नहीं था कि 1857 में ही पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों का कोई गुस्सा निकल के आ रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल दे दिया मैंने, अंग्रेजों की ही नौकरी कर रहे हैं ये, अंग्रेजों की ही खा रहे हैं, और फिर भी मीर कासिम के साथ मिल गए थे अंग्रेजों के खिलाफ। पहली बगावत हमें 1764 के कहां दिखाई देती है? बक्सर के युद्ध में दिखाई देती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें 1806, एक स्थान पड़ता था वेल्लोर। 1806 में क्या हुआ था? ये वेल्लोर मद्रास के समीप पड़ता है। यहां पर क्या हुआ था? सिपाहियों ने इनके लिए एक तो पगड़ी पहनने का कॉन्सेप्ट था, और एक इनके लिए टीका लगाने, यानी टीका लगाने तथा पगड़ी पहनने की जब मनाही की गई थी तो विद्रोह कर दिया था इन सिपाहियों ने टीका लगाने प्लस पगड़ी पहनने की मनाही किए जाने पर सेना के खिलाफ विद्रोह किया था। अब आप ये बात समझ रहे हैं एक्चुअली क्या था बैकग्राउंड में। अगर हम जाएं तो भारत में शासन अंग्रेजों का है, और अंग्रेजों के शासन में हमारे यहाँ जो अनुपात था वो भारतीय सैनिकों का ज्यादा था, यूरोपीय सैनिक बहुत कम हुआ करते थे। ये ऐसे सिपाही थे जो वेल्लोर मद्रास में रहते थे। अंग्रेजी सैन्य कमांडरों ने या ब्रिटिश सरकार ने इनको टीका लगवाने और पगड़ी पहनने के लिए मना कर दिया था कि आपको ये दो अधिकार नहीं है। इन दो अधिकारों से जब इनको वंचित किया गया तो वेल्लोर में इन सिपाहियों ने सबसे पहले फिर विद्रोह किया था। और जब यहाँ पगड़ी वाली बात आती है तो इस विद्रोह का स्वरूप धार्मिक था। क्या है? ये विद्रोह का स्वरूप जो वेल्लोर में हुआ था, इनके
खिलाफ वो धार्मिक स्वरूप था, यानी कि धर्म के ऊपर भी हम लोग इसको काउंट करके चलते हैं। आगे बढ़े। लिख लिया आप सबने। फिर अगली घटना हुई थी 1842 में। 1842 में क्या हुआ था? 1842 में वर्मा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली भारतीय सैन्य टुकड़ी, यानी कि बर्मा का युद्ध हुआ था और बर्मा के युद्ध के लिए, हाँ टीका लगाने का मतलब तिलक लगाना यार, तिलक नहीं लगा सकते और पगड़ी नहीं पहन सकते। वर्मा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली ब्रिटिश भारत की जो एक सैन्य टुकड़ी थी, जिसको 47वीं पैदल इन्फेंट्री कहते थे, ठीक है ना, भारतीय सैन्य टुकड़ी, इसका नाम भी लिख देते हैं यहां पर, 47वीं पैदल इन्फेंट्री। इसने विद्रोह किया था। इसने क्या कर दिया था? विद्रोह किया था। और विद्रोह क्यों किया? तो विद्रोह का कारण क्या था? कारण विद्रोह का था, इन्होंने बर्मा भेजने के बावजूद भी उचित भत्ता देने के लिए मना कर दिया था। उचित भत्ता ना मिलने के कारण। भाई तुम आज भी देखो, सेना में आपके घरों में से कोई ना कोई व्यक्ति सेना से रिलेटेड होगा। सेना में जो व्यक्ति जिस जगह पे अपॉइंट होता है, उसके अलावा उसको अगर बाहर के क्षेत्रों में ड्यूटी करने के लिए भेजा जाता है, उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। मिलता है नहीं मिलता? उसको उचित भत्ता मिलता है। लेकिन यहां पे क्या था, 1842 में ये बर्मा युद्ध के लिए 47वीं पैदल इन्फेंट्री, जो कि भारतीय सिपाहियों की एक सैन्य टुकड़ी थी, इसको भेज रहे थे बर्मा, और पैसा देने के लिए कर दिया इन्होंने मना। फिर उसके बाद 1842 से पहले एक 1825 में और हुआ था। इसके बैकग्राउंड में आप लिख सकते हैं, इससे पहले भी नोट कर सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा इसका। 1825 में एक तोपखाने में विद्रोह हुआ था, जो कि असम में स्थित था। असम के तोपखाने में 1825 में एक विद्रोह हुआ था। अब सिचुएशन सुनिए, धीरे धीरे 1856 आया, ठीक है ना। 1800, टीए का क्या मतलब है? हाँ टीए, ट्रैवलिंग अनाउंस अलाउंस बोलते हैं उसको ना, टीए डीए जैसे बोलते हैं। तो इन्होंने उचित भत्ता देने के लिए मना कर दिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, समय आगे बढ़ा। समय आगे बढ़ करके क्या हुआ था, 1856 में एक सामान्य सेवा भर्ती नियम लागू किया था इन्होंने। बिकॉज रीजन क्या थे, भारत में शुरू से ही एक चीज के लिए मनाही की जाती थी कि समुद्र लांघना क्या है, वो गुनाह है, समुद्र नहीं लांघा जा सकता। साथ में नहीं चल रहे सुमन, ये तो हमारे ये द्रोणाचार्य के बच्चे बहुत दयालु किस्म के आदमी है, ये मेरे साथ साल भर पढ़ पढ़ के ऐसे हो गए। आप लोगों को तो कोई हक ही नहीं है ना संजीवनी वालों को यहाँ पढ़ने का, लेकिन ये आपके भाई बहन ऐसे हैं कि इन्होंने कहा सर संजीवनी वालों को साथ पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, महीने भर द्रोणाचार्य में पढ़ लेंगे। तो आप खुद ही सोचो कि मैंने फिर आपकी क्लास में डेमो कर दिया। आपका तो वीडियो और पीडीएफ दो फोल्डर है संजीवनी वालों के, आपके बैच में तीसरा फोल्डर, उस पे नाम डला हुआ है। पढ़े लिखे व्यक्तियों दिमाग से सोच के आया करो कि वो क्या चल रहा है। वो द्रोणाचार्य बैच की डेमो क्लासेस हैं जो आपको दी जा रही हैं, और ये द्रोणाचार्य बैच में क्लास हो रही है, ये आपको दी जा रही है, वो एक अलग बात है। तो यहां पे ये सिचुएशन हुई थी। 1856 में आया था सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इस सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ था,
हाँ, संजीवनी का डेमो आपको दे देंगे, सुनिएगा। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ था, इसको समझिएगा। इस नियम के अनुसार क्या हो गया था कि बंगाल के सिपाही अब सरकार की आवश्यकता अनुसार कहीं भी भेजे जा सकते थे। ये 1856 में एक नियम लेके आए, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। कोई बात नहीं, आपको दे देंगे डेमो। अरे इनको नहीं दे रहे महीने भर डेमो, ठीक है, तुम्हें जलन हो गई, इसको बंद कर देंगे कल से। आज और पढ़ लेने दो इन बालकों को 1857। अब क्या था, कहीं भी भेजा जा सकता है, कहीं भी, अर्थात समुद्र पार भी भेजा जा सकता था। और समुद्र पार जब भेजा जा सकता था तो यह भारतीय धर्म के अनुकूल नहीं था, यह भारतीय धर्मानुकूल नहीं था। ये क्या नहीं था, यह भारतीय धर्मानुकूल नहीं था। आप सोचिए कि भारत में क्या होगा, ऐसे व्यक्ति जो इस चीज का पालन करते हैं वो कैसे जा सकते हैं भाई? कोई भी व्यक्ति जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। आगे बढ़े, चलिए देखिए, ऐसी सिचुएशंस आ गई थी। 1844 में भी एक विद्रोह हुआ था। 1844 में एक इन्फेंट्री थी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। इसके जो सिपाही थे इन्होंने विद्रोह कर दिया था। रीजन क्या था, ये उचित भत्ता ना मिलने के कारण इन्होंने भी मना कर दिया था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंध के अभियान पे नहीं जाएंगे। इन्होंने सिंध के अभियान पे जाने से मना कर दिया था। इस नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने उचित भत्ता ना मिलने के कारण सिंध अभियान पर जाने से मना कर दिया था। ठीक है ना? यार बोल रहा हूं, कॉमन सेंस वाली बात है, आप लिख सकते हो। तुमने वाकई में एमए की डिग्री ली है क्या? सब लोगों ने, बताओ मुझे एक बार। सबने एमए की डिग्री ली है कि कॉलेज में पढ़ाई करके, या ऐसे लिया है कि सब लोग? सही बताना एक बार। फिर आपको मैं जो लिखाता हूँ एक एक चीज को पकड़ के ऐसे क्यों बैठे रहते हो तुम लोग? तो इन्होंने भी विद्रोह किया था और 1849-50 में एक कॉन्सेप्ट और आया था,
पंजाब में गोविंदगढ़ की एक सिपाही रेजिमेंट ने भी विद्रोह किया था। आइए इन विद्रोहों के कारणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। क्या क्या कारण थे कि ये विद्रोह लगातार घटते हुए चले गए थे? ठीक है, अरे तुम पढ़ लो यार, मैं किसी को नहीं लपेट रहा, तुम पढ़ो, सब लोग ध्यान दो, ये चैट वैट ऑफ कर दो सब लोग, इसको लिखिएगा जल्दी से, और फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब लिखिएगा सबसे पहले 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। फर्स्ट हेडिंग बनाइएगा सामाजिक एवं धार्मिक कारण। फर्स्ट हेडिंग बनाइएगा सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक एवं धार्मिक कारण अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ किया गया हस्तक्षेप करना हिंदू और मुसलमान दोनों संस्कृतियों के साथ। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक नीति को हस्तक्षेप करना कह दिया। ये हिंदुओं को बर्बर और मुसलमानों को कट्टर बुलाते थे, और मुसलमानों को कट्टर और निर्दयी कहते थे। साथ ही इन्होंने भारतीय लोगों को काले की संज्ञा दी। अर्थात रंग भेद की नीति अपनाई। नोट करें। हिंदुओं को ये बर्बर कहते थे, मुसलमानों को ये कट्टर कहते थे, निर्दयी कहते थे, और भारतीय लोगों को ये लोग काले कहते थे। अठारह सौ तेरह के चार्टर एक्ट द्वारा अनुमति मिली किस चीज को? भारी संख्या में ईसाई मिशनरीज भारत आने की। इन ईसाई मिशनरीज को भारत में
धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। और जब इनको धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई तो इस अनुमति के फलस्वरूप भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में ईसाई भारत आए। और बड़ी संख्या में भारत में क्या हुआ था, ईसाई धर्म का प्रयास हुआ था। बड़ी संख्या में भारत में क्या हुआ था, ईसाई धर्म का प्रयास हुआ था। में 1857 में मैंगल्स ने, ये मैंगल्स कौन था, कहा था, ब्रिटिश संसद में इसने ये स्टेटमेंट दिया था। मैंगल्स कौन था ये जानना जरूरी है। कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य था ये, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य था। इस मैंगल्स ने ब्रिटिश संसद में कहा था, ब्रिटिश संसद में कहा था, क्या कहा था, कि ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य, 1857 में मैंगल्स नाम के व्यक्ति ने, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य था, ब्रिटिश संसद में एक स्टेटमेंट दिया था कि ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य, अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय पताका, साम्राज्य अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय पताका एक छोर से दूसरे छोर तक फहराने के लिए दिया है। इसका मतलब अब ये लोग भारत की धार्मिक नीतियों के साथ में क्या कर रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे, ठीक है। और इस आधार पर कहा जा सकता है कि अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगा दी कि भैया कैसे भी करके भारत के इस धर्म को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। बीओसी का मतलब नहीं जानते आप लोग? अरे वाह यार, वेरी गुड। आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं बताया मैंने, भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना, इसमें वीडियो पढ़े हुए अंजनी कुमारी, पढ़ लिया करो तुम लोग यार। नेट की क्लास में बैठ के बीओसी का आप मतलब पूछ रहे हो। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नोट करिए इसको जल्दी से। आगे बढ़े। अठारह में पड़े अकाल का
इन मिशनरियों ने बहुत फायदा उठाया। अकाल में आदमी भूखा मर रहा है, इन्होंने बहुत से भारतीयों को ईसाई बना दिया, बहुत से भारतीयों को क्या कर दिया, ईसाई बना दिया। 1837 में भयानक अकाल पड़ा था, और उस अकाल में इन्होंने क्या किया, जो आदमी भूखा घूम रहा है उसको रोटी दे दी। और रोटी जब पेट के लिए आवश्यक हो जाती है, और जिसको हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमें रोटी दे रहा है, तो वो भगवान के समान होता है। फिर वो जैसा कह रहा है वैसा हम लोग क्या करते हैं, करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है ना। ये 1837 की सिचुएशंस हुआ करती थी। अठारह सौ 45 में इन्होंने कैदियों में विभेद मिटाने के लिए भोजन के बर्तन ले जाने पर भी रोक लगाई थी। भोजन के बर्तन ले जाने पर भी रोक लगाई थी। और सबसे बड़ी समस्या 1850 में एक कानून के द्वारा हुई, लैक्स लॉकी कानून। लैक्स लॉकी कानून, ये लैक्स लॉकी कानून क्या था? मैं एक फोन उठा लेता हूं, आप लिखिए इसको। यस, मेरी तबीयत ठीक है बेटा। ईसाई धर्म ग्रहण करने पर उत्तराधिकार समाप्त नहीं होगा। लैक्स लॉकी कानून, ये लैक्स लॉकी कानून क्या था? इस लैक्स लॉकी कानून को हम धार्मिक अयोग्यता अधिनियम कहते थे। क्या कहते थे? धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। इसके अंतर्गत सरकार ने घोषणा की कि ईसाई धर्म ग्रहण करने पर व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये सब क्या था? ये सब हिंदुओं के साथ में कुठाराघात था, उनकी भावनाओं पर एक दमन था। ठीक है ना। तो भाई साहब क्या हुआ, और उनको क्या था, इसके द्वारा लोगों को नौकरियों में ईसाई धर्म ग्रहण करने पर वरीयता दी जाएगी, लोगों का पैतृक संपत्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा, तथा आगे लिख देना, नौकरियों में, सरकारी नौकरी में वरीयता रहेगी।
साथ ही इनको क्या मिलेगा, सरकारी नौकरी में वरीयता मिलेगी। दोनों ही बात हो गई। लिख लिया सबने? देखिए भाई, अगला क्या था, सेकंड लिखिएगा, आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों पे बात करेंगे कि आर्थिक कारण क्या थे, कई टाइप के। मोहित कुमार, क्या बताना है बेटा? लेक्स लॉकी कानून लाए थे ये लोग 1850 में। इन्होंने कहा था कि कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो या गैर ईसाई व्यक्ति अगर ईसाई धर्म ग्रहण करता है तो उसको नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाएगा, उसको पदोन्नति दी जाएगी, उसकी आर्थिक हितों का ख्याल रखा जाएगा, उसको अच्छा पेमेंट दिया जाएगा और साथ ही उसको उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये जितने पॉइंट मैंने पढ़े, इन जितने पॉइंट पे मैंने बात की आपके साथ में, वो सारे के सारे पॉइंट्स किससे रिलेटेड है? वो धार्मिक और सामाजिक कारणों से रिलेटेड थे। ठीक है ना? सामाजिक और धार्मिक कारणों को जब हम लोग देखते हैं तो उसके बाद हम बात करते हैं कि अगला जो कंसेप्ट आता है अपना, वो आता है किसका? आर्थिक कारणों का। आर्थिक कारण क्या थे? देखिए, आर्थिक कारणों में अगर हम बात करें तो प्लासी के बाद लगातार भारत का शोषण हो रहा था, जो कि असंतोष का एक बड़ा कारण था, जो कि असंतोष का एक बड़ा कारण था। क्लियर? जो कि असंतोष का एक बड़ा कारण था या एक महत्वपूर्ण कारण था। इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया? हमारे आर्थिक ढांचे का पूर्णतया विनाश कर दिया। इन्होंने क्या किया? इसके माध्यम से हमारे शिल्पकारों को, हमारे जमींदारों को, हमारे मजदूरों को, हमारे किसानों को क्या कर दिया? दरिद्र बना दिया। क्या कर दिया? दरिद्र बना दिया। इतना शोषण किया, ऐसी सिचुएशंस में ला करके खड़ा कर दिया इन लोगों ने। ये प्लासी के युद्ध की बात थी। इस सब के लिए ब्रिटिश भू राजस्व की नीतियां एवं प्रशासन जिम्मेदार था। कौन जिम्मेदार था इस सब के लिए? ब्रिटिश भू राजस्व की नीतियां और प्रशासन क्या था? जिम्मेदार था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भू राजस्व नीति, उद्योग नीति, या फिर बात करें कि भूमि की क्षमता से अधिक लगान लेने की नीति, भूमि की क्षमता से अधिक लगान लेने की नीति,
भूमि की क्षमता से अधिक लगान लेने की नीति। आदि ने भारतीय जनता का जमकर शोषण किया। इसी समय दादा भाई नेरोजी जैसे विद्वानों ने ड्रेन थ्योरी के माध्यम से भारत की जनता को ड्रेन थ्योरी के माध्यम से भारत की जनता को अवगत कराया। ड्रेन थ्योरी के माध्यम से भारत की जनता को अवगत कराया। परिणाम स्वरूप विद्रोह की भूमिका तैयार हुई। मैं केवल इस पॉइंट पे आपको ऐसे लिखा सकता था। आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के कारण पहला लिखा देता धार्मिक कारण। मैं आपको केवल इतना लिखा सकता था इसमें, पहला लिख लो धार्मिक कारण, दूसरा लिख लो सामाजिक कारण, तीसरा लिख लो राजनीतिक कारण और चौथा लिख लो तात्कालिक कारण। और तात्कालिक कारण में चर्बी वाले कारतूस समझा करके और आगे बढ़ा जा सकता था, लेकिन वो आपके साथ में आपके लेवल की बात नहीं होती। फिर आप मुझसे कहते हो सर कोर्स कब पूरा होगा। आपको एक एक चीज पे फोकस करना है, एक एक चीज क्या कह रही है उसको एक ही बार पढ़ना है ना, लाइफ में बार बार थोड़ी ना पढ़ना है, तो जम के पढ़ो एक बार ढंग से। यस, ड्रेन थ्योरी का मतलब धन का बहिर्गमन। ड्रेनिंग थ्योरी का मतलब धन का बहिर्गमन सिद्धांत। दादा भाई नेरोजी, यस वेरी गुड। आगे बढ़े, लिख लिया आपने ये सब। देखिए अगला कारण हम लिखेंगे इसमें, बहुत प्यारा सा कारण है, सैनिक कारण। सैनिक कारणों पे दोस्तों चर्चा करें तो जितनी भी ब्रिटिश सेना थी, ठीक है ना, जितनी भी हमारे पास ब्रिटिश सेना थी, इस ब्रिटिश सेना में लगभग 60% सिपाही कहां का था, या तो अवध का था, या फिर अवध के पास क्या पड़ता है यूपी पड़ेगा, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते थे, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी प्रांत थे उनसे आते थे, या फिर वो कहां के थे, यूपी के थे। अब अवध और यूपी के जितने भी सैनिक थे, उन अवध और यूपी के सैनिकों में भी ये क्या थे, अधिकतर ब्राह्मण थे और राजपूत थे। अधिकतर इनमें से क्या थे, अधिकतर लोग कैसे थे, ब्राह्मण थे या फिर राजपूत थे। अब ये दोनों ही कौम ऐसी हैं जो झुकने के लिए रेडी नहीं होती। हाल ही आपने शुरू से इतिहास में देखा होगा, ये कहते हैं कि भाई अगर तुम हमें मारना भी चाहते हो तो सीने पे मारो, पीठ पर पीछे से वार मत करना। ये आपने इनके बारे में सुना होगा। ब्राह्मण और राजपूत अधिकतर सेना में हुआ करते थे, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या हुआ था, अब ये जो ब्राह्मण और राजपूत थे इनके साथ में एक समस्या थी।
इनके साथ में क्या थी, इनके साथ समस्या ये थी, इन लोगों के साथ में समस्या यह थी कि ये आसानी से ब्रिटिश सेना के अनुशासन को नहीं स्वीकारते थे। यानी कि तुम लोग जो कानून वानून लगाओगे ना अपने ऊपर, वो लागू नहीं होगा, ये ऐसे मानते थे। ठीक है ना, ऐसी सिचुएशंस थी। इसी आधार पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स नेपियर, और चार्ल्स नेपियर ने इन सेनाओं को, या इनको क्या कहा था, उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा था। क्या कहा था? भारतीय सैनिकों को, जो विशेषकर ब्राह्मण या राजपूत थे, उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा था। परीक्षा में पूछा जाता है, लिखिएगा आप जल्दी से। आगे बढ़े, बोल दिया करो। डन, ओके। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या थी, सेना में सबसे ऊंचे पद पर, या सबसे ऊंचा पद, सेना में सबसे ऊंचा पद जो किसी भारतीय को मिल सकता था, वो था सूबेदार। वो क्या था? सूबेदार का पद था। अब इस सूबेदार का वेतन क्या था? वेतन था 60 से 70 रुपए महीने। 60 से 70 रुपए मासिक इसको वेतन मिलता था। सूबेदार था ये सबसे पहले। अब सिचुएशंस क्या थी, ये सैन्य प्रशासन में था, जबकि असैन्य प्रशासन में अगर हम बात करें सबसे ऊंचा पद जो किसी व्यक्ति को मिल सकता था, तो वो पद हुआ करता था सद्र अमीन का। सद्र ए अमीन। और इस सद्र ए अमीन को अगर हम बात करें, यहां पे कनेक्ट कर लेना, इसका जो वेतन मिलता था वो 500 रुपए मासिक मिलता था। तो थोड़ा सा सिचुएशंस अलग था, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो रखा था कि सेना में अगर हम देखें, जो सैन्य अनुपात था, सैन्य अनुपात जो ब्रिटिश सेना का हुआ करता था वो 5:1 था। 5:1 था। ये पूर्व की स्थिति बता रहा हूं मैं। अब इस 5:1 में भी सैन्य अनुपात ऐसे डिवीजन में था कि इसमें लगभग 3,15,000, लगभग 3,15,000 तो क्या थे? भारतीय सिपाही थे। और इसके अलावा इसमें दूसरी जो अंग्रेज यानी यूरोपियन सिपाही थे वो लगभग 51,000 के आसपास कौन थे? लगभग 51,000 क्या थे इसमें?
ये यूरोपियन सिपाही हुआ करते थे। आप लिखिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बावजूद भारतीयों को वेतन कम मिलता था। वेतन आदि सुविधाएं कम मिलती थी। मजा आ रहा है क्या पढ़ने में? भारतीयों को वेतन आदि, यानी बहुत गजब तरीके से चलेगा ये सब। सेना में जो सबसे ऊंचा पद था वो भारतीयों को सूबेदार का पद दिया जाता था, जिसका वेतन केवल इतना था। और असैन्य प्रशासन में सबसे ऊंचा पद सदर अमीन का था, जो 500 रुपए वेतन पाता था। ब्रिटिश सेना का अनुपात 5:1 था। 3,15,000 भारतीय सिपाही थे और 51,000 इनके पास केवल यूरोपीय सिपाही थे। सबके सब भारतीय सिपाही मिलके इन यूरोपीय सिपाहियों पर अगर टूट पड़ते तो कब का भारत आजाद हो जाता, जरूरत ही नहीं पड़ती। अब और एक असंतोष का कारण आया, सुनिएगा। फिर एक और असंतोष का कारण क्या आया? दूसरा असंतोष यह था कि इन्होंने एक बड़ी नीचता का काम किया, बड़ा गड़बड़ काम किया कि एक सिपाही जब घर से बाहर रहता है तो यार घर वालों से उसका वार्तालाप तो होना चाहिए ना। आजकल तो मोबाइल फोन आ गए, तो पहले केवल चिट्ठी माध्यम था। चिट्ठी माध्यम था तो डाक थी। पहले सैनिकों के लिए डाक क्या हुआ करती थी? मुफ्त हुआ करती थी। 1854 में ये इतने होशियार बने कि ये क्या ले आए? ये डाक अधिनियम ले आए, पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित कर दिया, जिसके माध्यम से भारतीय सैनिकों को मुफ्त डाक की सुविधा समाप्त कर दी गई। तो भी सैनिकों के अंदर क्या आ गया? आक्रोश आ गया। स्वाभाविक सी बात है, आएगा। तो क्या था? पहले भारतीय या भारतीयों सैनिकों को डाक सुविधा मुफ्त थी। डाक सुविधा मुफ्त थी। 1854 में इन्होंने पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू किया। और जो ये पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू किया, इस पोस्ट ऑफिस एक्ट के लागू करने से क्या हुआ? इस पोस्ट ऑफिस एक्ट से भारतीय सिपाहियों की मुफ्त डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। भारतीय सिपाहियों की मुफ्त डाक सुविधा क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। ये एक्ट किसने पारित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने एक्ट पारित किया था। छप्पन के आसपास कैनिंग दिखाई देगा। कैनिंग ने आकर के क्या कर दिया? एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था जनरल सर्विस
एनलिस्टमेंट एक्ट। अब ये क्या था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट? इसको ऐसे समझिएगा कि इस एक्ट के माध्यम से इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, क्या, कि बंगाल आर्मी के जितने भी सिपाही हैं, बंगाल आर्मी के जितने भी सिपाही हैं, उन सब को हम लोग भारत में या भारत के बाहर या भारत के भीतर कहीं भी ड्यूटी पर भेज सकते हैं। ठीक है ना? इस एक्ट के अंतर्गत भारतीय सिपाहियों को कहीं भी सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता था। कहीं भी सेवा करने के लिए बाध्य किया गया। अब सुनिएगा सिचुएशन क्या है। इससे पहले 1854 में एक एक्ट और आया था, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था आपको, अगर आपको याद हो, आपको याद रहता है वैसे, पूरा मुझे पता है, यहां लिखाया था मैंने 1856 ये लिखाया, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इसमें लिखा बंगाल के सिपाही अब सरकार की आवश्यकता अनुसार कहीं भी जा सकेंगे। और अभी मैं आपको लिखा रहा हूं एक ये, क्या, ये वाला कहां रह गया, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इसमें और जो पुराना सेवा भर्ती अधिनियम था उसमें एक अंतर था। क्या था कि सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम का जो प्रावधान था, वो जो मैंने पहले लिखाया था, वो केवल नए सैनिकों पर लागू होता था। तो इसमें ये लिख दीजिएगा, यह एक्ट पुराने एवं नए सभी सैनिकों पर लागू था। बात समझ में आ गई क्या? जबकि सामान्य भर्ती अधिनियम, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, जबकि सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, हाँ 56 के ही थे, केवल नए सिपाहियों पर लागू था। एक्चुअली सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम में, इस अधिनियम के तहत भर्ती की जाती थी कि जो नया सिपाही आएगा, अब उससे पहले ही ये उसके फॉर्म में फिलिंग करवा लेते थे ये लोग कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, मतलब हमें तुमसे क्या क्या चाहिए, तुम हमारी इन सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो के नहीं हो। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, भर्ती का मतलब जब इनकी वैकेंसी आती थी, वैकेंसी के आधार पे जब इन सिपाहियों को भर्ती किया गया था, तो नए सिपाही भर्ती हो रहे, तो नए सिपाहियों पे ऑटोमेटिक लागू हुआ कि नहीं हुआ सामान्य सेवा वाला? बताओ जल्दी से फटाफट भाई, ये केवल नए सिपाहियों पे लागू होगा। और ये वाला जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट किस पे होगा? दोनों पे लागू हो जाएगा। नो डाउट, आगे बढ़े, चलिए। इसमें एक चीज और ऐड कर देना, यानी ये सिपाही भारत का जब रिटायरमेंट पे पहुंच जाता था, अरे दोनों एक्ट 1856 के,
ये सिपाही जब रिटायरमेंट पे पहुंच जाता था ना, इंडियन आर्मी का जवान, तो इसको 176 रुपए मिलते थे महीने के। और ये यूरोपियन जवान जब भर्ती होते थे तो इनकी सैलरी स्टार्टिंग में इतनी हो जाती थी। इतना डिफरेंट मूड इनके अंदर हुआ करता था। हाँ भाई, क्लियर हुआ? आगे बढ़े क्या, बताओ। तो इन सभी कारणों से भारतीय जनता में इतना असंतोष था कि क्रांति की ज्वाला कभी भी भड़क सकती थी। क्या हो सकता था? कभी भी भड़क सकती थी। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई। इस समय कैनिंग की या कैनिंग के द्वारा की गई दो घोषणाओं ने आग में घी का काम किया। राजनीतिक पोजीशंस में उत्तराधिकार वगैरह को वंचित करना था, तो वो चीजें बबली हम लोग वहीं ऐड कर लेंगे, वो एक बड़ा रीजन नहीं था। मेन रीजन ये हुआ करते थे जिनके कारण हम लोग बात की आपके साथ। अब ये दो घोषणाएं क्या थी? पहली तो यही थी कि नए सिपाहियों को समुद्र पार सेवा देनी पड़ेगी, और दूसरा इन्होंने क्या किया, सिपाहियों को ऐसे कारतूस प्रयोग करने को कहा जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। राजनीतिक कारण इतना बड़ा नहीं रहेगा। बबली बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? वो उत्तराधिकार को निषेध करते थे और बहुत ज्यादा काम नहीं था, बिकॉज इनको जो रिजर्वेशन था या आर्थिक नीति या सैनिक नीति ये ज्यादा इफेक्टिव थी। ये मैंने लिखा ही आपको, वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है। तो जब चारों तरफ क्रांति की ज्वाला भड़कने वाली है, तभी उस सिचुएशन में कैनिंग दो घोषणाएं कर देता है
जो कि आग में घी डालने का काम करती हैं। पहली घोषणा क्या थी कि नए सिपाहियों को समुद्र पार सेवा करनी ही पड़ेगी, और दूसरी घोषणा क्या थी कि सिपाहियों को ऐसे कारतूस प्रयोग करने को कहा गया कि इन्होंने जो कारतूस प्रयोग में लेने हैं उन कारतूसों पे क्या होगा, उन कारतूसों पे, ये टॉपिक पूरा करवा देना संजीवनी बैच वालों के लिए। डोंट वरी, तुम्हारे रिवीजन में भी तो आएगा ये, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो। सर जी, हमारे यहाँ से केदारनाथ जी की डोली अपने धाम केदारनाथ चली गई है, मतलब ये क्या है गीता, समझा नहीं मैं, ये क्या है, कोई नई ताजा घटना हुई है क्या? नहीं, केदारनाथ तो भगवान है, तो वो अपने आप कहाँ चले गए, आपके यहाँ थे क्या पहले वो? पहले भगवान आपके यहाँ थे क्या केदारनाथ, अब वो केदारनाथ चले गए? ये डोली शब्द समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली, अब यही शब्द समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखना है इसके बारे में, तो क्लास में तो क्या ही बात करें, चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो भाई साहब, अब स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। अठारह की क्रांति का अब यार मैं नहीं समझता इतना, आप देखिए क्षेत्रीयता है, और मैं भी गर्मियों में प्लान बना रहा हूँ केदारनाथ जाने का, तो देखते हैं तब समझेंगे जाकर के क्या होता है कि नहीं, वही बात आएगी क्लियर। तो ये था। अच्छा, कावड़ यात्रा जाती है वैसे? अरे वाह, वेरी गुड, तो अच्छी बात है। तो यूं बताओ ना तुम यार, क्या पता नहीं कौन सी पहाड़ी भाषा बोलने लग जाते हो। तो ये बोलो ना गीता, यानी कि अब कपाट खुल गए ना भगवान के, आपके पेपर में 15 तारीख, 18 तारीख से एग्जाम है ना, 18 को ये, तो मैं सोच रहा हूँ 10 तारीख तक मैं आपको पढ़ा करके बढ़िया तरीके से, और 10 तारीख के बाद मैं निकल जाता हूँ घूमने के लिए, तो फिर मुझे मंदिर में दर्शन हो जाएंगे ना, ये बताओ आप तो। सुनिएगा, चर्बी लगे कारतूसों को 1857 की, नहीं नहीं, 100% दुआ करेंगे आप सबके लिए, जेआरएफ हो जाएगा। मुझे आप पढ़ा लेने दो बस एक बार प्लीज, और पढ़ाने नहीं देंगे तो केदारनाथ परीक्षा देने नहीं आएंगे तुम्हारी जगह, फिर जेआरएफ अटक जाएगा, है ना। तो मुझे एक बार प्लीज पढ़ा लेने दो आप सब लोग, अच्छे बच्चों की तरह।
तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है भाई, लिख लिया। क्योंकि इस समय पुरानी बंदूक जिसका नाम था ब्राउन बेस, और इस ब्राउन बेस के स्थान पर नई एक राइफल, जिसे इनफील्ड राइफल कहते थे, ये प्रयोग अनिवार्य किया। और इस इनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयुक्त होता था उसे दांत से काट कर लगाना पड़ता था, तथा इस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस पर क्या लगा होता था? गाय और सूअर की चर्बी लगी रहती थी। भारत में बुलिच आर्सेनल डमडम फोर्ट विलियम और मेरठ कारखानों में यह कारतूस निर्मित किया जाता था। आपको पता होगा, एक तो वीए स्मिथ यानी विंथेन ऑर्थर स्मिथ था, ईस्ट इंडिया, लिख लो यार, बैक कितना करवाते हो आप लोग, लिखो जल्दी। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी।
ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक सचिव के यी नाम के व्यक्ति और विंसेंट आर्थर स्मिथ ने यह बात स्वीकार की थी कि बुलिच शस्त्रागार में स्वीकार की थी कि बुलिच शस्त्रागार में गाय और बैल की चर्बी प्रयुक्त होती थी। इन लोगों ने ये बात एक्सेप्ट की है, ठीक है ना, इन लोगों ने ये बात एक्सेप्ट की है। आगे बढ़े, देखिए गवर्नर जनरल पद से हटाने के बाद 1852 में लॉर्ड हार्डिंग को कुछ पद प्राप्त हुए। पहले वो गवर्नर जनरल के पद पर हुआ करता था, इसको क्या कर दिया था, बुलिच में गाय और बैल की हो रही थी, सुअर की दूसरी जगह से लग के आ रही थी। जो लिखा रहा हूं उस पर डाउट मत किया अगर उसको समझिएगा। तो इसको दो पद दिए, इसको पहले इन्होंने क्या बना दिया, पहले इसको चीफ बना दिया किसका, मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस। क्या बना दिया इसको, इसको हथियारों का चीफ बना दिया, मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस। इसको मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस बना दिया और बाद में हार्डिंग को क्या बना दिया इन्होंने, कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी। क्या बना दिया, कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी। किसको बनाया, हार्डिंग को बनाया। और हार्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य सुधार, मोदी जी जैसे लाए ना सेना के लिए आधुनिक हथियार, वैसे लेके आया था। ब्राउन बेस के स्थान पर इनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए अलाउ करना। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। इसको लेके किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि किसके नाम जुड़ा है। (1852) में एक समिति स्थापित की थी, लघु शस्त्र समिति। इस लघु शस्त्र समिति की सिफारिश एवं वकालत के आधार पर, वकालत का मतलब तारीफ के आधार पर, इनफील्ड राइफल जो कि ब्राउन बेस के मुकाबले बहुत हल्की थी वजन में, उसको 1853 में फाइनली रूप से सेना में शामिल कर दिया था। आधार पर एनफील्ड राइफल को 1853 में
मुख्य रूप से सेना में शामिल कर दिया गया। और कुछ जानना है क्या इसके अलावा? इतना तो आपने पहले नहीं जाना, ये तो मैंने एक्स्ट्रा ही पढ़ाया, इसको तो पढ़ाता ही नहीं कोई व्यक्ति। वो तो सिर्फ इतना बताते हैं, इतना भी नहीं बताते, इतना बताते हैं। राइफल एनफील्ड ब्राउन बेस के स्थान पे आई, कारतूस प्रयोग होना था, उसे दांत से काट कर लगाना था। हमने आपको ये भी बताया कारतूस कहां कहां बनता था भारत में, और अंग्रेजों में से ही किस किस व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ भाई यूज किया था हमने, ये इन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। समझ गए या नहीं समझे बताओ? और इन कारखानों में ये कारतूस भारत में निर्मित होता था, और गवर्नर जनरल के पद से हटाने के बाद 1852 में लॉर्ड हार्डिंग को 2 पद प्राप्त हुए। पहले इसको मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस बनाया गया, और फिर उसके बाद में इसको कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी बनाया गया। हार्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य सुधार यह था जब यह कमांडर चीफ बना सेना का, कि इसने ब्राउन बेस के स्थान पर इनफील्ड राइफल को अनुमति दे दी। 1852 में जब इसको ये पद दिया गया मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस, तब एक लघु शस्त्र समिति थी जिसने बहुत जोरदार वकालत की थी, इसके फायदे गिनाए थे, इसके इनफील्ड राइफल के फायदे गिनाए थे, इनफील्ड राइफल की खूबियां गिनाई थी, और इसकी जो खूबियां गिनाई थी उन खूबियों को गिनाने के बाद में कहा था कि ब्राउन बेस बहुत भारी बेकार सी बंदूक है, सिपाहियों को सेना को आधुनिक बनाना है तो उनके लिए हल्की राइफल चाहिए। तो इनको ये पूरा कॉन्सेप्ट यहां तक आ चुका था। बहुत है, और पढ़ेंगे आज। धन्यवाद। इस बार कुछ बाहर नहीं जाएगा। अरे अभी तो आपने कंटेंट देखा कहाँ है, ये तो अभी शुरुआत हुई है। 1857 की क्रांति में आप झूम जाओगे, आपको मजा आएगा, आप झूम जाओगे, आपको मजा आएगा। ये तत्कालीन कारण मैंने आपको बताया था, ये तत्कालीन कारण मैंने आपको बताया था कि ये तत्कालीन कारण हो गया, और तत्कालीन कारण के बाद में अब हम आपको ये बताएंगे सबसे पहले क्या था कि भाई ये जो सूचना थी, ये जो क्रांति थी, ये क्रांति की योजनाएं कैसे तैयार हुई थी। तो ये क्या है, अलग अलग लोगों पर अलग अलग लोगों ने, ठीक है ना, जो है इसकी सूचनाएं तैयार की थी। सबसे पहले आपको याद होगा जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव, उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी मृत्यु के बाद उनके एक दत्तक पुत्र थे जिनका नाम था नाना साहब। नाना साहब की इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या कर दी थी, पेंशन बंद कर दी थी। तो नाना साहब ने अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति अजीमुल्ला खां को लंदन भेजा था, और वहां जाने के बाद भी उनकी पेंशन स्टार्ट नहीं हुई थी। जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में प्लान तैयार किया था, और 31 मई 1857 की एक डेट निश्चित की थी। 31 मई 1857 की एक डेट निश्चित की थी। नहीं, अब तो मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इतना ही बहुत है आज के लिए। आज रात्रि में तो मैं नहीं जाऊंगा, कल मॉर्निंग में निकलूंगा सुबह 4-5 बजे, ठीक है ना। कल 4-5 बजे निकलूंगा मैं सुबह, और कल की क्लास भरतपुर से होंगी। और परसों क्या है, वो बड़े वाले बेटे का नाम है चैतन्य, जिसके आधार पे हम चैतन्य एकेडमी चलाते हैं, उसका जन्मदिन है। तो वो माता पिता का आदेश था कि वहीं भरतपुरी मनाना है घर पे सबके बीच में,
तो वो लोग यहाँ राजधानी जयपुर नहीं आ सकते, तो उनके पास ही मुझे कल जाना पड़ेगा और 3 दिन मैं वहां रुकूंगा। तो 3 दिन आपको थोड़ा ये एडजस्ट करना है कि मेरी क्लास की टाइमिंग आगे पीछे रहेगी, बिकॉज उस स्टूडियो से संजय सर, मैथ वाले सर, राजकमल सर, रीजनिंग वाले सर क्लास लेते हैं। इस स्टूडियो से केवल मैं और सोनल मैम क्लास लेते हैं। तो 3 दिन आपको मैनेज करना है। बिल्कुल प्रीति, आपकी बात पे ध्यान रखेंगे। और 8 तारीख को चैतन्य के बर्थडे पर हम लोग हमारे नए कोर्सेज द्रोणाचार्य, हाँ बिल्कुल हो जाएगा गीता, हम लोग नए बैच द्रोणाचार्य 2.0 का विधिवत अनाउंसमेंट करने वाले हैं और विधिवत आप लोगों के सबके लिए गिफ्ट देने वाले हैं, बढ़िया वाली गिफ्ट देने वाले हैं, कुछ ना कुछ आप सबके लिए करेंगे। तो उस दिन चैतन्य एकेडमी के चैनल पर मैं लाइव आऊंगा, सब टीचर्स के साथ में वहां से लाइव आऊंगा, बिकॉज मैडम यहाँ रह गई तो वो नहीं आ पाएंगी। और फिर भी आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे और फिर 11 तारीख के आसपास में बैक टू जयपुर। और मतलब ये सारी बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि 11 तारीख को जब मैं बैक टू जयपुर आऊंगा तो फिर मतलब अब मैडम क्या है, मैडम और बच्चे तो वहां अपनी नानी के जा रहे हैं घूमने, तो 15-20 दिन मैं अकेला ही रहूंगा यहाँ, तो मेरे को ये डिस्टर्ब करने वाले भी नहीं रहेंगे। तो फिर मैं क्या है, रात को 12-12 बजे तक भी पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि घर पे कोई होगा नहीं, वैसे भी मेरा मन नहीं लगेगा। तो मेरा दूसरा घर आप ही तो है, तो फिर मैं क्या करूंगा, आपके साथ लगा रहूंगा। तो ये अब जो आने वाले 20 दिन है ना, इनमें पढ़ाई ज्यादा खिंचने वाली है। तो खुद को मजबूत रखना, मैं 3 दिन के बाद आऊंगा ना तो बहुत तगड़ी वाली वापसी करके आऊंगा, आप ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू। इवनिंग में मिलते हैं 5 बजे।